जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात छोड़ी थी सीधे वहीं से स्टार्ट करना है, अदरवाइज ये वीडियो उतना मीनिंगफुल नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समीकरण और सर्वसमीकरण में अंतर क्या है, और साथ में हम लोग दो सेक्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। भाई कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार भी तो होती है, तो सरकार को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हुए पढ़ने से हमें क्या कोई समस्या हो रही, कोई बड़ी समस्या हो रही कि नहीं हो रही, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, वही हमारे चैप्टर का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। अभी तक निर्धारण हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। इसमें क्या होता है, ये जो समीकरण था यहां पर देखो सही से लिखा हुआ है, एक्स आंटी पहले से लिखा हुआ है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इसी को आपने ये लिख दिया, ये समीकरण है। अच्छा, अध्याय 2 चैप्टर 2 में हम लोगों ने एक लेखांकन सर्वसमता पढ़ी हुई थी। यहां पर लिखा हुआ है एक्स पोस्ट, यहां पर एक्स आंटे, यहां पर एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट क्या होता है, जो बाद में हो गया, यथार्थ है, रियल है। जब आप रियल देखोगे तो वास्तव में ये सर्वसमिका है, तो यहां पर ये 3 लाइन्स होंगी, 2 नहीं होंगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसमें 2 लाइन्स होती हैं। ठीक, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। समीकरण हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, सर्वसमिका हमेशा ही ठीक होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये एक सर्वसमिका, इससे 3 बार लाइन खींचते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है, हमेशा ही a और b का आप कोई भी मान उठा के लाओ, हमेशा ही ये इसके बराबर होगा, तो इसको सर्वसमिका बोल देंगे। तो जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, वो सर्वसमिका थी। वो क्या थी, सर्वसमिका थी, आइडेंटिटी थी। और इसका मतलब क्या है कि y जो एक्स पोस्ट है, यानी कि जो निर्गत स्तर है, क्या है, निर्गत स्तर, वास्तविक निर्गत स्तर अगर 2 सेक्टर मॉडल है तो उसमें हमेशा ही कुल उपभोग और कुल निवेश की जो वास्तविक वैल्यू है उसके योग के बराबर होगा। वास्तविक क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि एक्स पोस्ट की बात है, यहां पर हम लोग वास्तविक की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग प्लान वैल्यूज की बात कर रहे हैं। किसकी, प्लान, जो नियोजित हैं, और नियोजित वैल्यू हमेशा इसके बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए पिछले वीडियो में बार बार मैंने स्ट्रेस करते हुए बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ तब ठीक है जब हमारा अंतिम वस्तु बाजार, जो हमारा फाइनल गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक, अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट थी, से भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो कि यह बतलाती है, क्या बतलाती है, जो सेकंड चैप्टर की हमारी आइडेंटिटी थी, कि कुल निर्गत का यथार्थ मूल्य, मतलब जो एक्चुअली खर्च किया गया या एक्चुअली निर्गत स्तर निकला, एक्चुअल है, रियल है, हमेशा अर्थव्यवस्था के यथार्थ उपभोग और यथार्थ निवेश के कुल योग के बराबर होता है। ठीक, अच्छा, यदि अंतिम वस्तु के नियोजित निर्गत से, कौन से निर्गत से, नियोजित मतलब प्लान, तो जो प्लान आउटपुट है अंतिम वस्तु की जो प्रत्याशित मांग से कम हो तो क्या हो जाएगा। अब समझो, जो अंतिम वस्तु का नियोजित निर्गत से अंतिम वस्तु की प्रत्याशित मांग कम हो, यानी कि निर्गत ज्यादा है, क्या है, निर्गत ज्यादा है और मांग आपकी कम है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है y, ये तो आपका निर्गत था, ये आपकी मांग थी, तो अगर ये ज्यादा है तो बराबर तो हो नहीं सकता, तो उस स्थिति में बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग प्लान की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोचोगे कि आपने सर्वसमिका बताइए, वो भी तो इसी तरह से लिखी हुई थी। सर्वसमिका क्या लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी y बराबर c प्लस i, और ये आपके क्या है, यथार्थ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स पोस्ट। ठीक, ये प्लान की बात हो रही है, तो प्लान बराबर नहीं होगा, लेकिन एक्स पोस्ट यहां भी बराबर होगा। कैसे होगा आपको समझाता हूं अभी, यही चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, छोटी छोटी, जो बहुत लोग गलत करते हैं, मतलब एमए कर लिया बट इस तरह की चीजें नहीं समझते हैं। तो समझिए इसमें क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो समीकरण था, ये समीकरण ठीक नहीं है, यहाँ पर निर्गत ज्यादा है और ये आपकी कुल मांग जो है ये सब मिलाकर के ये कम हो गई। यहां पर ये अभी भी सर्वसमिका है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने निर्गत कर दिया ज्यादा बना दी कोई चीज, क्या बना दी, ज्यादा चीज बना दी। अच्छा, कंजम्पशन आपका एक्सपोस्ट है, जितना किया गया कर दिया गया, यहां पर अपने आप आई एक्सपोस्ट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा उत्पादन कर दिया, सामान नहीं बिका, तो जो सामान नहीं बिका वो आपके स्टॉक में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, फैक्ट्री के गोडाउन में रखा रहेगा सामान, और जो सामान हमारा इन्वेंट्री में बढ़ जाता है, जब इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक हमारा बढ़ गया। और स्टॉक जब बढ़ जाता है
उसको भी तो इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो जितना आपका वाई एक्सपोज्ड ज्यादा हो गया था, क्या लिखा हुआ है यहां पर, यदि अंतिम वस्तु का जो नियोजित निर्गत है वो ज्यादा हो गया, तो जितना आपकी नियोजित निर्गत ज्यादा हुई, जितना आपका आउटपुट लेवल ज्यादा हो गया था, किसमें? इस वाली इक्वेशन में, वो एक्चुअली जब एक्सपोज्ड की बात करोगे, देखो आई प्लान से ज्यादा हो सकता है। उदाहरण से समझो, आपने y बना दिया 1000, कितना बना दिया? 1000। c आपका था यहां पर, आपने प्लान किया हुआ था, ये क्या किया हुआ था? प्लान किया हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में y आपका 1000 है, c आपका कितना है? 450। और आपने ये सोचा था कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करोगे? 300। ये सब प्लान्ड है, ठीक है। तो अगर ये 450 और 350 है, 450 और 300 है, तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर के हो रहा है 750। और यहां पर y जो है आपका प्लान्ड, वो तो 1000 हो गया। तो 1000 तो ज्यादा है 750 से, तो यहां पर ये समीकरण तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारा दूसरा समीकरण क्या था? y एक्सपोज्ड। इसमें क्या हो जाएगा? y तो हमारा अभी भी 1000 ही रहा। तो आप सोचोगे यार ये तो c और i तो इतना ही है, c यहां पर भी 450 मान लीजिए निकल करके आया। आपने प्लान सोचा था 450 रहेगा, 450 की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, 450 भी अगर मान लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका बाकी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट था वो 300 का ही था, लेकिन वो वास्तव में यहां पर 550 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 250 रुपए का सामान जो नहीं बिका वो भी तो गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो वो भी निवेश हो गया, है ना। तो इसलिए जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो सर्वसम्मता थी, वो एक आइडेंटिटी थी, ये आपका एक समीकरण है, ठीक। अच्छा, अब जो लिखा हुआ है मैंने बताया वही सारी चीजें आएंगे, उसको क्या करके देख लेते हैं। गोदाम में स्टॉक का अंबार लग जाएगा कब? जब आपने निर्गत ज्यादा कर दिया है और उतना प्लान नहीं किया था कंज्यूम करने का, उतना आपने इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं किया हुआ था, तो अंबार लग गया, आपका स्टॉक ज्यादा हो गया, ठीक। जिसे हम माल सूची का अनभिप्रेत संचय क्या बोलते हैं? अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अनइंटेंडेड मतलब आपने सब प्लान नहीं किया था, आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं था, आपकी ऐसी नियत नहीं था, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग हिंदी में? अनभिप्रेत। अच्छा, और संचय क्या हो गया? एक्यूमुलेशन। तो अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ये कहा जाएगा, और ये वास्तव में निवेश ही होता है। तो यहां पर आपका एक्सपोज्ड जो है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपोज्ड, वो अपने आप ही बढ़ गया। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि माल सूची या स्टॉक उत्पादित निर्गत का वो भाग होता है जो फर्म के पास ही रह जाता है, लोगों ने खरीदा नहीं लेकिन फर्म के पास रह गया तो गोदाम में पड़ा हुआ है। अच्छा, और माल सूची में परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन हो गया ना, आपने सोचा था कि इतना माल सूची गोडाउन है, सामान बिका नहीं, निर्गत ज्यादा हो गया, तो वो जो परिवर्तन हो गया है उसको क्या बोला जाता है? माल सूची निवेश। अब यही तो निवेश है, तो इसलिए आई एक्सपोज्ड का हिस्सा बन जाता है, ठीक। अब ये जो निवेश वो ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है, ये हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में बात की हुई थी, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। यदि कोई माल सूची में वृद्धि होती है तो यह धनात्मक माल सूची निवेश है। जैसे आपके मान लीजिए स्टॉक में हमेशा 800 पैकेट्स पड़े रहते हैं, कितने पड़े रहते हैं? 800, ठीक है। मान लीजिए लास्ट ईयर आपके यहाँ 800 थे, इस बार आपके गोडाउन में 1000 पैकेट्स हो गए, तो आपका 200 का क्या हो गया? सकारात्मक निवेश हो गया। क्यों? क्योंकि गोदाम में माल बढ़ गया, तो निवेश मान लिया जाता है उसको। अच्छा, अब मान लीजिए आपके यहाँ आमतौर पर 800 पैकेट्स पड़े रहते थे, लेकिन 650 ही बचे, तो क्या बोलेंगे? 150 कम हो गए, तो जो कम होगा उसको बोला जाएगा कि 150 इकाई का निगेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया, ऋणात्मक निवेश हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जबकि माल सूची में अगर कमी हो तो इसको ऋणात्मक माल सूची निवेश कहा जाता है। अच्छा, माल सूची निवेश दो कारणों से होती है। क्यों होती है? एक तो कोई भी फर्म का मालिक वो सोचता है अचानक से मान लीजिए कि हमारे सामान की मांग आ गई कि हमें और सामान चाहिए, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा अगर हम उनको सामान नहीं दे पा रहे, क्योंकि सामान बेचने से तो हमारा फायदा होता है। तो एक तो प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा स्टॉक में कि इतना स्टॉक तुम्हें बना करके चलना है, ठीक। तो एक तो क्योंकि प्लान क्या हुआ है कि हमें इतना स्टॉक बना करके चलना है, तो वहां पर आप निवेश करोगे ना, सामान बना करके रखोगे, क्योंकि वही तो आपका निवेश है। माल सूची में जो परिवर्तन उसको हम निवेश बोलते हैं। तो एक तो ये कारण होता है, लेकिन यहाँ पे प्लान किया हुआ है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नियोजित, प्लान। तो ये हो जाता है हमारा प्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, हिंदी में इसको बोल देते हैं नियोजित माल सूची निवेश। और दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन की हुई थी कि आप बिक्री कितनी कर पाओगे, आपका विक्रय कितना होगा, उसमें उतार चढ़ाव हो जाता है। आप जितना सोचते एग्जैक्टली उतना होता नहीं है। तो अगर ज्यादा आपकी बिक्री हो गई तो आपका जो निवेश था वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा माल सूची में? क्योंकि आपके गोदाम में चीजें कम रह जाएंगी, तो नकारात्मक निवेश हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बिक्री हुई नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो स्टॉक में आपका निवेश बढ़ जाएगा। तो इसको क्या हो जाता है? वास्तविक बिक्री नियोजित बिक्री से कम या ज्यादा हो सकती है, आमतौर पर होती है। तब फर्मों को माल सूची में वृद्धि या कमी करनी पड़ जाती है, इससे अनियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। ये अनप्लान्ड है, ठीक। अच्छा, अब समझिए, अतः यद्यपि नियोजित वाई,
अब ध्यान से समझिएगा, वही हमारी फिर से बात आ रही है, जो नियोजित y था y एक्स आंटी नियोजित c प्लस आई से अधिक है। किस वाले केस में? जब आपका ये, हम लोगों ने ये कंडीशन देकर बताया हुआ है कि आपने निर्गत ज्यादा कर दी और जितना आपने प्लान किया तो उपभोग और जितना प्लान किया था निवेश उनके योग से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो वास्तविक वाय होगा, जो वास्तव में आपने निर्गत स्तर किया है, वो वास्तविक कंजम्पशन और वास्तविक इन्वेस्टमेंट के योग के बराबर होगा। यहां पर वास्तविक फिर से लिख सकते हो। क्यों होगा? मैंने आपको पूरा करके बताया था क्यों। लेखांकन सर्वसमता में दाईं ओर जो अतिरिक्त निर्गत माल सूची के संचय के रूप में आपका इन्वेंट्री बढ़ गया तो वो निवेश का, यानी कि इसी का हिस्सा बन जाएगा, अतिरिक्त निवेश है, ठीक है, कि वास्तविक निवेश की तरह प्रदर्शित हो जाएगी। तो इसीलिए वाई एक्सपोज जो है, अब ये देखो यहाँ पर 4 लाइंस खींची गई, 4 नहीं खींची जाती, 3 खींची जाती है। 4 क्यों खींची मैंने? क्योंकि यहाँ पर 3 वाला सिंबल मिल नहीं रहा था जब स्लाइड्स बना रहा था, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी हम लोग सर्वसंख्या बनाते हैं वहां पर 3 लाइन खींच देते हैं, मतलब ये तो हमेशा बराबर होगा। अच्छा, इसको भी वैसे मैथ्स में लोग जब पढ़ते हैं तो ये हमेशा ही, अगर कोई आइडेंटिटी बनी रहती तो हम लोग 4 लाइन्स भी खींचते, तो वो मैथ्स में, हायर मैथ्स में आप जाएंगे तो आपको कभी देखने को मिलेगा, ये इसके बराबर हमेशा ही होगी, ठीक है। तो एक्स पोस्ट है तो हमेशा ठीक है, लेकिन एक्स आंटी लिखा हुआ है, प्लान लिखा हुआ है तो हमेशा ठीक नहीं है, तो वो समीकरण हो जाएगा। एक्स पोस्ट लिखा हुआ तो हमेशा क्या हो जाएगी? हमेशा ही आपका आइडेंटिटी हो जाएगी। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक और चीज बचती है कि हम लोग 2 सेक्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें एक तो होगा कि कंजम्पशन हो रहा है, भाई ज्यादातर कंजम्पशन कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, परिवार है वो कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट फर्म कर रही है। लेकिन सरकार भी तो होती है, सरकार को हम लोग क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपने डिस्कशन में? 2 सेक्टर की क्यों बात कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? तो चलो उसको भी देखते हैं। आय निर्धारण हेतु सरकारी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए। अच्छा चलो मान लेते हैं, अगर आप सरकार को सम्मिलित करते हो तो सरकार करती क्या अर्थव्यवस्था में? भाई सरकार टैक्स लगाती है ना, हम लोगों का इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी पहले लगा करती थी, वो सब जीएसटी में मिला दिया गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। तो सरकार टैक्स से पैसा लेती है। अब जब सरकार टैक्स लगा रही होती है तो क्या करती है सरकार? जब टैक्स लगा रही है तो परिवारों के पास जो इनकम बची है कुछ खरीदने के लिए वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आय का एक हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में चला गया। तो जो डिस्पोजेबल इनकम बचती है, क्या बचती है? डिस्पोजेबल इनकम, वो हो जाती है कम। क्यों? पहले तो y माइनस टी है, अब t अगर 0 है तो yd जो है डिस्पोजेबल इनकम है वो y के बराबर ही रहेगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आपका कंजम्पशन फंक्शन था, याद करो, वो था c बार प्लस स्मॉल c टाइम्स y। अब अगर परिवारों के पास आय ही कम हो गई है, तो अगर आय कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो अगर सरकार टैक्स लगाती है तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? लोगों के पास आय कम बचती है तो लोग कम कंजम्पशन कर पा रहे होते हैं। लेकिन सरकार ने जब टैक्स लिया तो सरकार क्या करती है? उस टैक्स के पैसे का सरकार खर्च करती है। तो सरकार कैसे खर्च करती है? रोड्स बनानी है, लोगों को सैलरी देनी है, 50 तरह से खर्च करती है। तो अगर सरकार खर्च कर रही है तो सोचिए, हमारा जो भी अभी तक चैप्टर चला है वो किस पर बात कर रहे थे? हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे थे, सकल मांग, जो समस्त मांग है। अगर सरकार पैसे खर्च कर रही है तो उससे भी तो सकल मांग बढ़ रही है। सरकार भी मांगने लगी कि हम, मुझे इतने ये गुड्स चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो जब सरकार पैसे खर्च कर रही है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्योंकि टैक्स लगा रही है, तो टैक्स लगाने से जो आपका कंज्यूमर्स हैं, जो आपके हाउस होल्ड्स हैं, जो परिवार हैं, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जा रही है। और क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जा रही है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड घट रही है। तो सरकार की जो गतिविधियां हैं उनका दो तरह से प्रभाव पड़ता है। एक गतिविधि, सरकार के पैसे खर्च करने से एग्रीगेट डिमांड यानी कि सकल समस्त जो मांग है वो बढ़ रही होती है, लेकिन क्योंकि सरकार टैक्स लगाती है तो जो समस्त मांग अर्थव्यवस्था में वो कम हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाले सरकारी हस्तक्षेप, सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप करेगी। सरकार आ गई है तो राजकोषीय परिवर्त कर, राजकोषीय परिवर्त का मतलब हो गया फिस्कल वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं? एक तो टैक्स लगा देगी और अपना खर्चा भी करेगी, तो उसको सरकारी व्यय बोल देंगे, जो दोनों हमारे विश्लेषण में स्वायत्त हैं। हम ऐसा अगर मानते हैं तो इन दोनों को मान लेते हैं कि सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है वो भी फिक्स्ड है, उसका अपना कुछ भी अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना भी है वो उतना ही रहेगा। और टैक्स लगा रही है वो भी फिक्स्ड है। तो अगर सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स और सरकार के द्वारा किए जाने वाला व्यय, दोनों को हम लोग फिक्स मान लेते हैं और साथ में स्वायत्त है। स्वायत्त का मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था के जो बाकी फैक्टर्स उन पर। तो ऑटोनॉमस अगर वो है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वायत्त है, किसके माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिएगा, अन्य फर्म जो है और अन्य जो परिवार थे उनकी तरह सरकार अपने व्यय जी के माध्यम से समस्त मांग में वृद्धि करती है। ठीक है, मैंने बताया ना कि सरकार
अगर खर्च कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड जो समस्त मांग है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है साथ में, दूसरी ओर सरकार कर लगा करके टैक्स लगा देती है, परिवारों की आय का एक अंश ले लेती है ना। तो परिवारों की जो प्रयोज्य आय है, प्रयोज्य आय को हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, वो आपकी वाईडी जो है वो वाई माइनस टी हो जाती है। अब क्या हुआ, अब ये सोचो आपका क्या हो रहा था, आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या आई थी, ये आपका था पहले कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर सरकार के द्वारा की जाने वाली जो चीजें उनको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो सरकार क्या क्या कर रही है, एक तो सरकार ने खर्च किया पैसा, तो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, हम लोग ने देखा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जो टैक्स लगा रही है उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। तो हम क्या सीधे सीधे उसमें से टी घटा दें, नहीं, क्यों, क्योंकि टी का जो प्रभाव है वो कंजम्पशन पे पड़ रहा है। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, पहले कंजम्पशन बदलेगा, कंजम्पशन आपका हो जाएगा C इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल c टाइम्स y। अब y तो बचा नहीं, बच गया y माइनस टी। अच्छा, तो कंजम्पशन की जगह आपने ये लिख दिया पूरा, है ना। इन्वेस्टमेंट तो आपका हमेशा भी अभी भी कांस्टेंट ही है, तो I बार है, ये कांस्टेंट मतलब आपका कांस्टेंट की जगह आप ऑटोनॉमस समझो, ये अभी भी आपका वही बना हुआ है, हम लोग ने मान के चला हुआ है। और साथ में गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो भी आपका स्वायत्त, तो ये जी बार कर दिया। अच्छा, और यहाँ पर टी को आप टी बार कर दो, चलो टी भी आपका क्योंकि स्वायत्त मान गए, जो भी स्वायत्त मान गए उसको बार लगा दे रहे हैं, ठीक, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समझ लो अभी के लिए। तो अब इन सबको अगर जोड़ देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। अब ये सी नहीं रहा ना, सी तो खाली सिर्फ इतना था, हमने इसमें आई और जी को भी जोड़ दिया, तो एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या आ गई, अब आपकी एग्रीगेट डिमांड आ गई सी बार, ठीक है, प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई माइनस स्मॉल सी टाइम्स टी बार प्लस आई बार और प्लस जी बार। अब ये समझो हम लोगों ने अभी तक जो भी किया हुआ था उसमें सी बार, ये स्मॉल सी और टी बार ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। स्मॉल सी कितना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो भी आपको दे रखी है, उसमें आपने टी बार से गुणा किया तो ये भी आपको एक स्वायत्त चीज मिल गई, ये आई बार भी आपको स्वायत्त मिल गया और जी बार भी स्वायत्त मिल गया। तो क्या हुआ, इन सबको भी आप कुछ स्वायत्त मानते हुए अगर यहां पर ऑटोनॉमस मान लो तो क्या बचेगा, ए बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई बचा। अच्छा, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक। तो ऐसा ही तो हमें पहले भी देखने को मिला था कि नहीं मिला था, सोचिए। तो कहां पर मैं देखने को मिला था, जब आपने सी बार प्लस आई बार प्लस सी टाइम्स वाई में सी बार प्लस आई बार को आपने ए बार लिख दिया था। ऐसा ही आप यहां पर भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर भी जो कुछ भी निकल करके आया वो भी स्वायत्त है, तो उन स्वायत्त चीजों को आप जोड़ दोगे तो कुछ नई चीज मिलेगी, वो भी स्वायत्त रहेगी ना, वो भी ऑटोनॉमस रहेगी ना। तो जो आपको फाइनल इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गुणात्मक रूप से अलग नहीं है, मान अलग हो सकता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए गुणात्मक और क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक, इन चीजों को लोग समझते नहीं है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, ये आप लोगों ने सरल रेखा पढ़ा होगा, तो एक ये ऐसे करके लाइन जा रही है बिल्कुल मूल बिंदु से, तो ये y इक्वल टू mx टाइप की रेखा होती है ना, कोई भी रेखा वो हमेशा मूल बिंदु से ही जाएगी। अच्छा, अगर इस तरह की फॉर्म दे रखी है, अब ऐसे में ये जो m है इसका मान आप चेंज करते जाओगे तो वो लाइन का स्लोप बदलता जाएगा, लेकिन हर रेखा जाएगी मूल बिंदु से ही, ओरिजिन से होकर के जाएगी। तो इसकी एक गुण ये हो गया ना कि हर रेखा जो y इक्वल टू mx की तरह से प्रदर्शित की जा सकती है मूल बिंदु से होकर के जाएगी, तो ये गुण नहीं बदलने वाला। इसी तरह से अभी आपका क्या आया, पहले आपका एग्रीगेट डिमांड जो आ रहा था वो कुछ आ रहा था a1 बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स y, दूसरी बार क्या आया ad, अभी भी कोई स्वायत्त चीज ही है, a2 बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स y। तो ये a बार और a2 बार ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है, ऐसे मान लो नियत है। तो क्या हुआ, वैल्यूज ही चेंज हुई लेकिन पूरी जो फॉर्म है वो लगभग एक जैसी है। तो सरकार को इंक्लूड कर लेने के बाद भी अगर हम लोगों ने टैक्स को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी व्यय को स्वायत्त माना हुआ है, तो उस स्थिति में जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस में कोई भी मेजर क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं आने वाला। इसलिए हम लोग सरलता के लिए दो सेक्टर्स को लेकर के ही चलते हैं। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात नहीं आती लोगों को समझ में। अगर आप कॉन्सेप्ट देखो डायरेक्टली आप करोगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आप गलत भी करके आओगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि गलत क्या कर रहे हो, और कुछ बहुत ही खराब लगेगा इकोनॉमिक्स। लेकिन आप समझते हुए चलोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज की वजह से कितनी सारी चीजें मजेदार भी हो गई
और मजेदार तब हो जाती है जब आप उसको देखना स्टार्ट करते हो, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 2 सेक्टर मॉडल में हम लोगों ने क्या किया, 2 सेक्टर लेके ही क्यों चल रहे हैं, गवर्नमेंट को ले ही इसलिए नहीं रहे, गवर्नमेंट को इंक्लूड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट को साइड में रखेंगे तो क्वालिटेटिवली कोई बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा है। हम लोग को सारी चीजें समझ में आने में इंपॉर्टेंस जिन चीजों की है वो बनी ही रहेंगी, चाहे 2 सेक्टर्स आप लेकर के चलो। पहले किए गए अध्ययन से हमें पता है कि परिवार उपभोग के लिए इस प्रयोज्य आय के केवल एक अंश का ही व्यय करते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो y इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस सी टाइम्स वाई माइनस टी। क्यों? क्योंकि ये वो आय है ना जिसको ये खर्च कर सकते हैं, ठीक। तो उसके भी एक हिस्से को ही करते हैं, तो स्मॉल सी से आप गुणा कर देते हो। इसी में आप यहाँ पर क्या है, ये जी आपका कांस्टेंट ही है, मतलब ऑटोनॉमस है, तो इसको जी बार भी लिख सकते हो, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टी भी आपका ऑटोनॉमस है, यहाँ पर टी बार नहीं लिखा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, सी बार और आई बार की तरह ही जी माइनस सी टाइम्स टी। क्यों? क्योंकि स्मॉल सी भी आपको दे रखा है, स्मॉल टी भी आपका ऑटोनॉमस है और जी भी ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त बोलते हैं हिंदी में, तो स्वायत्त पद ए बार में शामिल हो जाता है। इससे विश्लेषण में कोई भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आपको y इक्वल टू mx में वही आपका स्लोप बदल सकता है, लेकिन जहां तो मूल बिंदु सही रही है, तो इसी तरह के यहाँ पर जो गुण है वो नहीं बदल रहे हैं उसके। सरलता की दृष्टि से हमने इस अध्याय के शेष भाग में सरकारी क्षेत्र की भूमिका को सम्मिलित नहीं किया है, सिर्फ सरलता के दृष्टिकोण से, और हमारे एनालिसिस में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे आपको बात समझ में है। और यह भी द्रष्टव्य है कि ह्रासहीन, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ह्रासहीन, जल्दी से इसी का रिवीजन हो जाएगा। ह्रासहीन मतलब कोई डिप्रिसिएशन नहीं है इस अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि बंद है, किसी दूसरे देश से लेना देना नहीं है। सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर और दिए गए उपदान के बिना, यानी कि सरकार कोई टैक्स नहीं लगा रही है और सरकार कुछ खर्च भी नहीं कर रही है, मतलब सरकार है ही नहीं। तो 3 चीजें यहां पर क्या है, कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, किसी दूसरे देश से लेना देना नहीं है और सरकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मान, यानी कि जीडीपी, देखो यही तो होता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मान, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, तादात्म्य रूप से, तादात्म्य रूप से का मतलब क्या होता है, सर्वसमिका है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी है, ये हमेशा ही राष्ट्रीय आय के समान हो जाती है। कैसे हो जाती है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। नेशनल इनकम है, इसको आप नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हो, इसी को आप क्या कर दोगे, मार्केट प्राइस पर निकाल करके इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दोगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब नेट से आप अगर ग्रॉस पे जाना होगा तो क्या करोगे, डिप्रिसिएशन को हटा दोगे, इसमें डिप्रिसिएशन घटाया, बाकी तो इसी का लिखा हुआ है। फिर आप क्या किया, जीडीपी में से आपने एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो दूसरे देशों से आने जाने वाली चीजें हैं उसका जो नेट इंपैक्ट देश पर पड़ रहा है उसको आप जीडीपी से घटाते थे तो आपको जीएनपी मिलता था। अब इसमें क्या हो जाता है, नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं तो कोई टैक्स नहीं लगाएगा, तो नेट डायरेक्ट टैक्स जीरो हो गया। डिप्रिसिएशन हमने मान लिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई भी डिप्रिसिएशन है नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और आपका एनएफआई है, क्यों? क्योंकि देश किसी दूसरे देश से लेना देना है ही नहीं, बंद अर्थव्यवस्था है, तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो इस वजह से जो जीडीपी एमपी है वो आपका एनआई के बराबर हो जाता है, और इसलिए दोनों कंपनियों ने वाई वाई रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी अच्छे से बताया था, ठीक। अच्छा, तो क्या हुआ, यहां से आगे जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस अध्याय के पूरे शेष भाग में हम वाई को सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय के रूप में सूचित करेंगे। वाई को दोनों ही चीजें बोल देंगे, क्यों? क्योंकि जो हमने अजम्पशंस लिए हुए ना, वहां पर वाई दोनों ही चीजों के, वहां पर राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को एक साथ एक ही तरह से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी हमारा जो चैप्टर था आय का निर्धारण, ये तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, 5, 6, 7 वीडियोस हो गए हैं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वही है, हमें हाथी को समझना है और हम लोग के पास आंखें नहीं है, तो हमें बहुत सारी चीजें बताई गई, देखो ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। अब हम उसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में शॉर्ट रन में हम लोग पहली बार इन चीज को करना शुरू करेंगे, किसको, कि आय कितनी होगी किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सारी चीजें बहुत इंट्रिकेट है, बहुत डेलिकेट है, अच्छे से समझोगे तो मजा आएगा, है ना। और इतना डिटेल में नहीं समझोगे तो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएंगे, फिर मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और गर्दा उड़ाते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।